कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास नोट्स नहीं है? और कौन है इधर? आपके पास नहीं है? एनीबॉडी एल्स? बाकी सब लोगों के पास में है? ठीक, आपके पास भी नहीं है? अच्छा वापस पढ़ लेंगे बेटा, रोजाना लेकर के आने हैं, ठीक है? ये जो आज हम लोग काम शुरू करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो सारे टॉपिक ऐसे थे जो हम लोग 6 से लेकर के 10 तक कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज सब्जेक्ट है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के प्रोवाइड नहीं किए थे। लेकिन अभी ऑनवर्ड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, उसका एलिमेंट्री नॉलेज जितनी जरूरत हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ने वाली है 11th एज वेल एज 12th, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी के करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा असाइनमेंट हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगा के देखने हैं, ठीक? जो भी आपसे नहीं होता उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 2-4 अपनी तरफ से मैसेज करा देंगे। ये असाइनमेंट है, सब लोग आप लोग ले लेंगे। असाइनमेंट आपके पास है? गुड। अभी लोग यहाँ वापस करके जाना, लेके आया करो अपने साथ में भाई। जो भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल रहा है वो आपको डेली अपने साथ कैरी करना है। गलती से अगर कोई नहीं लेके आ पाता तो यहाँ से आप एक एडिशनल कॉपी मेरे से ले लें और जिस समय जाएं उसे वापस कर दें, ठीक? वैसे आपको डेली लेकर के आना चाहिए। कॉन्सेप्ट है हम लोगों का डिफरेंशिएशन। दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक? इंटीग्रेशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा, आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि डिफरेंशिएशन है क्या। किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, डिफरेंशिएट करना, क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात है, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज करना होगा, बहुत जरूरत पड़ेगी इसे, ठीक? और आई होप सो फर्स्ट या सेकंड यूनिट से ही हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है? डिफरेंशिएशन को अगर मैं समझूं तो ऐसे कर सकता हूं, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक लाइन है, एक लेंथ है इसकी L। अगर मैं इसको आइडेंटिकल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता हूं, काटता हूं, तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। नो डाउट इस लाइन को मैं लेंथ कह रहा हूं, तो लेंथ के रेस्पेक्ट में ही तोड़ने की बात करूंगा। तो जो छोटा फ्रेगमेंट होगा इसको कहूंगा dl। d बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ l। अगेन d का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, और जब भी स्मॉल पार्ट की बात हम लोग करेंगे तो वो कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी समय पर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ 1 घंटे की क्लास के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? इस समय टाइम हो रहा है उस घड़ी के अनुसार 6:55। तो 6:55 पे हमने क्या किया? यहाँ डिफरेंशिएशन को समझाया। तो एक स्मॉल ड्यूरेशन में हमारा क्या चल रहा था? ये समझाने का प्रोसेस चल रहा था। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इससे पहले हम कोई और काम कर रहे थे, इसके बाद में हम कोई और काम कर रहे होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड ऐसा ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस का। मान लीजिए आपका घर डीडी फ्लैट्स में, आप यहाँ से स्कूटर से जा रहे हैं, ठीक? जिस समय कोई भी टर्न आएगा या क्रॉसिंग आएगी या भीड़ आएगी, उस समय आपकी स्पीड कम होगी। जब रोड खुला मिलेगा तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग दिस नाउ? अब पर्टिकुलर समय पर मान लीजिए जिस समय आप जाते हैं उस समय 7:58 हो रहा है, तो 7:58 पे आप कहाँ हैं? अगर भीड़ वाली जगह पे हैं तो स्पीड कम है, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस समय की स्पीड है, ठीक है? ऐसे मान लीजिए 8:05 पे आप बिल्कुल खुली रोड पे हैं,
तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तो उस समय की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। हैव डाउट? तो ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, पर्टिकुलर किसी समय पर होता है। गॉट इट? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास कंपैरेटिवली बड़ी चीज है उसको आइडेंटिकल छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग तोड़ रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। ये समझने की बात थी। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो ये सब आपको कुछ नहीं लिखना, नहीं समझे? पहली बात तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन फिजिक्स में तो कोई पूछेगा ही नहीं, मैथ्स में अगर पूछी जाती है तो उसके लिए कुछ और प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस हम लोगों को बताने हैं। ये समझने की बात थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। यहाँ जो खास बात है वो खास बात है आइडेंटिकल पार्ट्स। अगर इसको हम आइडेंटिकल पार्ट्स में नहीं तोड़ रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते, फिर उसके लिए हमारा मैथमेटिक्स का कोई दूसरा काम होगा। ठीक? डिफरेंशिएशन यानी तोड़ने का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि लेंथ को विद रेस्पेक्ट टू लेंथ मैंने किया है। ठीक? मान लीजिए लेंथ को मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम करता हूं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अगर मैं लेंथ को फ्रीक्वेंट करके लेके आता हूं तो उस स्थिति में मेरे पास ये बन जाएगा dl ओवर dt। लेंथ को l से डिनोट कर रहा हूं, d फॉर डिफरेंशिएशन, t फॉर टाइम। ठीक? तो लेंथ को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये फिजिक्स की क्वांटिटी बन जाती है क्या, स्पीड। आर यू गेटिंग नॉट? अगर मैं लेंथ ना कह के डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, नीचे टाइम कहता हूं, तो ये बन जाता है वेलोसिटी। आर यू गेटिंग नॉट? तो ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वांटिटी को किसी के भी रेस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा नहीं है। जो डिफरेंशिएशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग बनता हो, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें नेचर में मिल रही हो। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने वेलोसिटी ली, इसको मैं क्या कर देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी ले लेता हूं और इसको मैं स्पीड में कहकर क्या कहता हूं, वेलोसिटी कहता हूं। ठीक? कंपैरेटिवली वेलोसिटी कहना सही भी है क्योंकि स्पीड जो है वो हो सकता है आइडेंटिकल ना हो, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखता तो मैं क्या कहता हूं, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ के आए हो, लेकिन ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, ओवरऑल टाइम है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल टाइम, इसको क्या कह दिया मैंने, वेलोसिटी। अगर मैं स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लेंथ ले लूं या डिस्प्लेसमेंट ले लूं, स्मॉल ड्यूरेशन का टाइम ले लूं, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस कांसेप्ट हो गया। अब ये वेलोसिटी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, पर्टिकुलर किसी समय के लिए हो गई। आर यू गेटिंग? अगली बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए मैं वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूं और फर्दर मैं क्या dv ओवर dt लिख दूं, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप इस चीज को ऐसे भी पढ़ के आए हो, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, याद आया? डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, दैट इज व्हाट, अगेन एक्सीलरेशन, सिंपली ह्यूमनोइड हियर एक्सीलरेशन। ठीक? अब अगर आप कहते हो कि साहब मैं तो इसको dv ओवर dx करूंगा, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या यहां से कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है? नहीं बन रही, नहीं बन रही, तो ये मेरे लिए फिजिक्स के लिए यूजलेस है। फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, उन्हीं के रिगार्डिंग मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कहां कहां पे जरूरत हम लोगों को पड़ती है ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक? बहुत ज्यादा जगह नहीं है, 8-10 जगह पे हम लोगों को जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, उन जगह पे हम लोग यूज करेंगे। डिफरेंशिएट करने के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स और फॉर्मूले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ये बात हम लोगों ने अभी डिस्कस की। अगर हम लोग देखें तो पेज नंबर 9 पे ये डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। ठीक? मैं यहाँ दो क्वांटिटी ले रहा हूँ, दो क्वांटिटी में सपोज मेरे पास एक ये x एक्सिस की क्वांटिटी है, एक ये y एक्सिस की क्वांटिटी है। ठीक? अगर मैं इसमें कोई भी लाइन लेता हूं, मान लीजिए ये लाइन लेता हूं, इस लाइन के स्लोप की जब मैं बात करूंगा, स्लोप का मतलब यहाँ पे x एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल, ये तो स्लोप कहलाता है। ये लेंथ मेरी क्या कहलाएगी, डेल्टा x, यानी चेंज इन लेंथ, सॉरी y एक्सिस पे ना, डेल्टा y, और ये वाली क्या कहलाएगी मेरी, डेल्टा x।
अगर मैं यहां से tan थीटा की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इस डेल्टा को मैं dy और इस डेल्टा को मैं dx लिख दूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, 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 लेकिन जब मैं d लिखता हूं तो इसको पढ़ता हूं डिफरेंशियल, ठीक, और जब मैं इसको डेल्टा लिखता हूं तो लिखता हूं चेंज इन, जबकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। क्या अंतर है? ये जो चेंज इन है ये जरूरी नहीं है आइडेंटिकल होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन अगर मैंने dy ओवर dt लिखा है या dx लिखा है, इसका मतलब ये जितने बार भी मैं चेंजेस कंसीडर करूंगा वो हमेशा कैसे होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि हम डेल y ओवर डेल x को या डेल्टा y ओवर डेल्टा x को सीधे सीधे dy ओवर dx लिख देते हैं, लेकिन हमें बीच में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमने लिख क्यों दिया। अगर ये चेंजेस आइडेंटिकल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ये चेंजेस आइडेंटिकल नहीं है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। आर यू गेटिंग नॉट? एक यहां पर जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे, बीटेक करते हो या आप लोग एमटेक करते हो या बीएससी करते हो, तो उस समय इसको डेल y ओवर डेल x लिखते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो ये अलग एक फिलोसॉफिकल चीजें हैं जो हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़नी है। अभी अगर कहीं क्लास में मिल जाए आपको किसी बुक में, आप बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं या व्हाटएवर सो बुक में यहां से कोई बुक लेते हैं, कहीं मिल जाए तो उससे घबराना नहीं है, उसका और इसका मतलब लगभग एक जैसा, ठीक। लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब ये सब हमारा चेंज कैसा होगा? आइडेंटिकल। बात हम लोग कर रहे थे tan थीटा की स्लोप की। इसका मतलब अगर मैं किसी भी लाइन या किसी भी कर्व की बात करता हूं, मान लीजिए ये कर्व है मेरे पास, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस कर्व पे मैं अगर dy ओवर dx की बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस कर्व का जो स्लोप है tan थीटा, जिसको हम लोगों ने md लिखा था, स्लोप बता रहा है, यानी किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्लोप। समझ आ गई बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स इफ dy ओवर dx इज पॉजिटिव। अगर ये dy ओवर dx मेरा कैसा है? पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में जो मेरी स्लोप होगी वो कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी, ऊपर की तरफ राइज करने वाला होगा। और अगर ये dy ओवर dx मेरे पास कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो मेरा स्लोप होगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा, या कह सकता हूं 90 प्लस एंगल का होगा। भाई tan 90 प्लस जो होता है वो सारे नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, वो टेबल तो याद कर लिया आप लोगों ने? नहीं की अभी? नहीं की, कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम जिस क्लास में जो काम कर रहे हैं वो काम साथ साथ परस्यू हो जाना चाहिए, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे tan 90 प्लस की जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आर यू गेटिंग? तो अगर ये dy ओवर dx मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास कोई डिक्रीजिंग क्वांटिटी है जिसका स्लोप मेरा कैसा है? नेगेटिव है। तो ये जो मैथ का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, उसको फिजिक्स से इंटरलिंक करने की कोशिश की जा रही है कि फिजिक्स में dy ओवर dx का मतलब क्या है? स्लोप से मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्लोप है उससे मतलब है। हैव अ डाउट? दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे पेज नंबर 10, सब लोग निकालें पेज नंबर 10 पे स्मॉल चेंज dx we use डेल्टा y equals to डेल्टा y over dx into del x, nothing to be matter। सिर्फ यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हम डेल x डेल्टा x डेल्टा y को लिख रहे थे उसको हम dy over dx के टर्म्स में लिख सकते हैं। कब? अगर चेंजेस हमारे आइडेंटिकल हैं तब। तो अगर नोट्स पे कुछ ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में है इसका एग्जांपल इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले हमने शुरुआत स्पीड से ही की थी, तो उसमें हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए यहाँ पे क्या लिखा था? स्पीड इक्वल्स टू dl ओवर dt, चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टाइम। यहाँ जो नोट्स में हमने दे रखा है वो क्या रखा है? ds ओवर dt, डजंट मैटर, हियर s इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस ds, ठीक है। तो भाई किसी भी क्वांटिटी का नाम कोई s लिखता है, कोई l लिखता है, कोई x लिखता है, तो उसमें डरना नहीं है, नाम है कोई भी कुछ भी ले सकता है, ठीक।
तो हमने यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ ds ओवर dt, यहाँ लिख के दिखाया dx dl ओवर dt, या मैं इसको और भी लिख सकता हूँ क्या, dx ओवर dt, मैं लिख सकता हूँ इसको dy ओवर dt, मैं लिख सकता हूँ इसको dz ओवर dt। इन सब का मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस पे अगर चेंज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर y एक्सिस पे कोई चेंज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और z एक्सिस पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये वाला लगेगा। डजंट मैटर, x y z सारे के सारे क्या कर रहा है, लेंथ को या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, मैं नॉर्मली कह रहा हूं इट इज लेंथ एंड इट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन ये रहा स्पीड मेरा, मैं इस लेंथ को L ना कह करके S से डिनोट कर रहा हूं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ds ओवर dt क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ये बात सबको समझ आ गई। तो रिप्रेजेंटेशन में उलझ के नहीं रहना कि वहां तो सबने dx बताया था, यहाँ पे ds लिखा हुआ है, यहाँ पे dy लिखा हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर dx है तो वो क्या है, dy है तो क्या है, dz है तो क्या है। ठीक, तो जब भी कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है तो उसके साथ में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, इवन आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन होता है, चेंज इन लेंथ इज dl, चेंज इन लेंथ इज ds, चेंज इन लेंथ इज dx, वो पहले लिखेगा चेंज इन लेंथ, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन देगा। आर यू गेटिंग? तो उसमें आप ये परेशान ना हो कि क्या रिप्रेजेंटेशन ले लिया गया। इसके बाद में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की, दैट इज dv ओवर dt या डेल्टा v ओवर डेल्टा t, दोनों रिप्रेजेंटेशन एक जैसे हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम आइडेंटिकल हो रहा है, एक जैसे हो रहा है, तो मैं इसको dv ओवर dt लिख देता हूं। अब जरा देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, dv ओवर dt, dv ओवर dt का क्या था, v की वैल्यू क्या थी, dl ओवर dt, देखो v इक्वल टू dl ओवर dt था, तो सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा d ओवर dt बाहर, और v की वैल्यू ये लिख दूंगा, दैट इज dl ओवर dt। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये होता है d2l ओवर dt स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे कि आपने इसको d स्क्वायर क्यों नहीं कहा, एग्जैक्टली ये d स्क्वायर नहीं है, इसको जब भी हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, d2। नीचे मेरे पास dt है तो मैं इसको dt स्क्वायर पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो नीचे हम dt स्क्वायर पढ़ेंगे। आप में से कोई ये कह सकता है कि d स्क्वायर t स्क्वायर होना चाहिए, एक्जैक्टली इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार किसी क्वांटिटी को आपने डिफरेंशिएट किया, फिर अगली बार वैसे ही डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या जो लेंथ है उसका अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन मेरे को मिल गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन का नोटेशन होता क्या है, d2l ओवर dt स्क्वायर, इसको मेरे को d2 पढ़ना है, d स्क्वायर नहीं पढ़ना कभी भी, इसको मेरे को dt2 नहीं पढ़ना, dt स्क्वायर पढ़ना है, ये कहलाता है डबल डिफरेंशिएशन। हैव यू डाउट? ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और क्वांटिटी की, वो क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, याद आया? या आपने डेफिनेशन दी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं पढ़ा था? या आपने इसको लिखा था डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, याद है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? या आपने लिखा था एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल ओवर टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये फॉर्मूले ऐसे तो नहीं है जो आपको ऐसे लग रहे हो, हमने तो भी पढ़े नहीं थे। फोर्स की डेफिनेशन सबको याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। एक डेफिनेशन आपको और भी याद होगी, 5वीं क्लास वाली, ए पुल और पुश by which we can move a body, और टेंडेंसी टू मूव ए बॉडी क्या कहलाता है, फोर्स। ठीक, वो डेफिनेशन आपने जो पढ़ी थी वो छोटी क्लास में बिल्कुल सही पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्स की डेफिनेशन हमारी
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, तो चेंज होती है, और ये वाली डेफिनेशन होती है। ये आपने आई होप सो 9th में पढ़ी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टर्म्ड एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज को मैं क्या कहा? चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को लिखा मैंने डेल्टा पी, और चेंज इन टाइम को लिखा डेल्टा टी। अब ये आइडेंटिकल चेंजेस हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपली आई मे राइट इट dp ओवर dt, वेयर p इज द मोमेंटम एंड t इज द टाइम। फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो मास तो टाइम के साथ चेंज होता नहीं, मास तो कांस्टेंट है बॉडी का। मास आ गया बाहर, और ये हो गया dv, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी ओवर, बोलो, m dv ओवर dt को अभी आप कह के आए हो एक्सेलरेशन a, यही तो होता है फोर्स। थर्ड यूनिट में हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लिया, रिपीट हो जाएगा थर्ड यूनिट में जाके, नहीं यही बात है। If there are identical changes, then we may write delta p over delta t as dp over dt. इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्स। ये सब क्या है? फोर्स के तो बारे में हम लोग लिखते आ रहे हैं। Got it? Again, it may be also written as m d2l over dt square. यही तो एक्सेलरेशन की बात थी, देखो। Got it? तो मैथमेटिक्स का उपयोग हम लोगों को कहां करना है? फिजिक्स में करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। Got it? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी। ये सब हटा दें, ये सारे फॉर्मूले आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। जो भी आप नोट करना चाहते हैं नोट्स के ऊपर या कॉपी में, कहीं भी जहां भी नोट करना चाहते हैं कर लें। किसी को कुछ नोट करना है? नहीं? बढ़े आगे? ओके, समझने में ज्यादा ध्यान देंगे। फिर भी अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप फटाफट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? देखिए साहब, अगर कोई आपका मोशन हो रहा है क्या किसी सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन हो रहा है, ये मैं यहाँ इनिशियल ओरिएंटेशन दिखाता हूं। यहां से कोई बॉडी यहां पहुंच गई, कितने टाइम में? डेल्टा टाइम में। चेंज इन टाइम मैंने डेल्टा टी ले लिया, इसको लिख सकता हूं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहां का जो टाइम है वो टी इनिशियल कहलाएगा, यहां का टाइम है टी फाइनल कहलाएगा। क्लियर? अगर ये चेंज इन टाइम मेरा यूनिफॉर्म है तो मैं इसको dt भी लिख सकता हूं। ठीक? एंगल की बात करें, जब बॉडी यहां से यहां पहुंची तो सेंटर पे सबटेंड एंगल हुआ थीटा। एग्जैक्टली थीटा का मतलब क्या है? यहां पे था 0 और यहां पे है थीटा, तो ये क्या हो गया? चेंज इन एंगल हो गया ना। चेंज इन एंगल हो गया तो मैं इसको डेल्टा थीटा लिख सकता हूं। अगर यूनिफॉर्मली चेंज इन एंगल है तो मैं इसको डी थीटा कह सकता हूं। अब डी थीटा और dt, इन दोनों को मैं कंपाइल करूं तो डी थीटा ओवर dt दैट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? जैसे लीनियर वेलोसिटी थी वैसे क्या हो गया ये? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक? फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूं? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। It may be written as d omega over dt that is equals to angular acceleration। अगर किसी सर्कल पे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एंगल के टर्म्स में एक नई क्वांटिटी हमें मिल गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन इज कंपेरेबल टू लीनियर एक्सेलरेशन। ये रहा लीनियर एक्सेलरेशन। क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन था मेरा v final minus v initial over t final minus t initial that is equals to dv over dt। ऐसा ही तो था भाई कुछ, बोलो। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन है यानी किसी स्ट्रेट लाइन पर मोशन है तो मैं ये यूज करूंगा, और अगर मेरा सर्कुलर मोशन है तो मैं ये ऊपर वाला यूज करूंगा। गॉट इट? चूंकि चेंजेस आइडेंटिकल हो रहे हैं इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म, ये दोनों ही डिफरेंशियल फॉर्म है। ऑल्सो it may be written as d2 theta over dt square that is alpha। same to
लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन में कैसे किया था हमने? गॉट इट और नॉट इट? ऑल थिंग्स आर क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं? अल्फा ये कहां से आया? देखें, हमने सिंपली इस ओमेगा की वैल्यू को चेंज किया है, d ओवर dt, और ओमेगा की वैल्यू थी d थीटा ओवर dt। ये वैल्यू मैंने यहां पुश कर दी। देखो, अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है मेरा d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर। कोई इसको d स्क्वायर t स्क्वायर नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये d का कॉन्सेप्ट है, ये है एक तरीके का नाम, डिफरेंशिएशन। ये d कोई क्वांटिटी नहीं है, तो आप क्वांटिटी से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक नाम से एक नाम को तो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल क्या था साहब, आपके पास 5 केले थे, ठीक है? आपके घर से फोन आया कि घर में मेहमान बढ़ गए हैं, बस सभी आ गए, उनके साथ में उनकी क्लास भी है, तो 3 गुने केले ले आना। कितने केले ले आना? 3 गुने। 3 गुने का मतलब 3 into 5 बनाना, दैट इज 15 बनाना। कभी किसी ने आज तक कहा है कि 15 बनाना स्क्वायर ले आना? नहीं ना। तो हमने यहां पे क्या किया? क्वांटिटी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो भैया d का स्क्वायर नहीं होगा, टाइम का स्क्वायर होगा। जैसे हमने यहाँ 5 का स्क्वायर 3 से 5 का मल्टीप्लिकेशन किया है, बनाना 1 ही रहा है, 1 टाइम ही रहा है। तो ये d जो है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किसी फिनोमेना का या क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन। तो इसलिए आप d स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे। ऊपर की जो बात है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला है हमारा टॉर्क। एक नई क्वांटिटी है, आप लोगों को 5th यूनिट में पढ़नी है, जो 11th की 5th यूनिट होगी उसमें आप लोग पढ़ेंगे। टॉर्क बोले तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो 2 काम करता है, या तो बॉडी को आगे या पीछे पुश कर देता है, या वो बॉडी को घुमा देता है। एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है, आप जब दरवाजे का हैंडल पकड़ के खींचते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं ना, लेकिन वो क्या करता है? पूरे दरवाजे को थोड़ी उखाड़ देता है, वो दरवाजे को घुमा देता है। तो ऐसा फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट देता हो, घुमाने वाला इफेक्ट देता हो, क्या कहलाता है? टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टर्म्ड एज। तो हम टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग नॉट? तो टॉर्क की जब हम बात करेंगे तो देखिए, टॉर्क जो है वो एनालॉगस होता है किसके? फोर्स के। ये होता है टॉर्क इक्वल्स टू dl ओवर dt, वेयर l इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है स्ट्रेट लाइन में चलने पर मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही घूमने पर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक? और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यहां पे कहते हैं आई ओमेगा। अब देखो, आधी फिजिक्स आज ही खत्म हो जानी है, तो इसमें परेशान मत होना भाई। एंगुलर मोमेंटम नई क्वांटिटी आ गई जिसको मैं 5वीं यूनिट में पढ़ना है, टॉर्क नई क्वांटिटी आ गई 5वीं यूनिट में पढ़ना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गए 3rd यूनिट में पढ़ना है या 2nd यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें परेशान मत होना, नई नई क्वांटिटी है, पूरे साल के अंदर पढ़नी है। लेकिन जस्ट लाइक एक ट्रेलर होता है ना, कोई नई मूवी आती है तो उस ट्रेलर में क्या होता है, जो अच्छे अच्छे सीन होते हैं उनको पिकअप करके एक जगह पे आपको दिखाया जाता है ना, जिससे क्यूरियोसिटी बढ़े। यहाँ भी वही हो रहा है एग्जैक्टली। जो भी नई क्वांटिटी है उन सबको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक? आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंपेयर करते हैं इसको एल को मोमेंटम से, दैट इज m इंटू वी। ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम मास वेलोसिटी, एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग नॉट? और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज टर्म्ड एज टॉर्क। ये टॉर्क की डेफिनेशन है। तो बस बात इतनी सी थी कि टॉर्क जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम लोगों को मिलती है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिलती है। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिलती है। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिलती है।
एंगुलर एक्सीलरेशन क्वांटिटी है जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिलती है। ठीक, बाकी डिफरेंशिएशन आप पूरे 2.5 महीने लगाएंगे मैथमेटिक्स में, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतने से मतलब है जो हमारे काम में आने वाला है। ओके, तो कई बार ये होता है बायो वाले बच्चे परेशान होते हैं कि साहब हमने तो मैथ लिया ही नहीं, क्या करें। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इससे ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ने वाली, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है वो तो लेट सुन पढ़ ही लेंगे। चलिए, इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हो गया। पावर का कॉन्सेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। पावर जो होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो होता है। इसका मतलब चेंज इन वर्क ओवर चेंज इन टाइम। अगर ये आइडेंटिकल चेंजेस हो रहे हैं दैट इज डी डब्ल्यू, दैट इज नॉट ओमेगा। एग्जैक्टली ओमेगा बनता है ऐसे और डब्ल्यू बनता है ऐसे, लेकिन हम सब लोगों की हाथ की प्रैक्टिस कुछ अलग अलग होती है। पर ध्यान ये भी रखना है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय क्या बोल रहे हैं इसको, डी ओमेगा तो डी ओमेगा और डी डब्ल्यू तो डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मीन्स चेंज इन वर्क डन ओवर चेंज इन टाइम, दैट इज टर्म्ड एज पावर। तो पावर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिलती है। तो यूटिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स आपको क्लियर हो गया कि ये तो ट्रेलर है। अभी काफी सारी क्वांटिटी ऐसी होंगी जो यहाँ हमने डिस्कस नहीं कर रखी, धीमे धीमे करके 11वीं और 12वीं में आ जाएंगे, उन सबको टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बेटा? नहीं बेटा, ये टाउ कहलाता है और ये टाउ जनरली होता है क्या, मैं समझा रहा हूँ आपको। जब हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो देयर आर सो मेनी फॉन्ट्स, ठीक है। मैं समझता हूँ लगभग 1000 के करीब तो अलग अलग तरीके के फॉन्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। तो जो फॉन्ट हमने पिक कर लिया उसके अकॉर्डिंग टॉप में उसमें साइन मिल गया, लेकिन हम इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है। और टाउ का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। बाकी नोट्स में जो दे रखा है उसको भी हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि पर्टिकुलर किसी फॉन्ट में इस तरीके का नोटेशन है, ठीक। लेकिन हमें ये समझना है कि टॉप बोले तो टाउ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से भी कुछ मैं कटवा देता हूँ जिनकी जरूरत हम लोगों को आसानी से नहीं पड़ने वाली। ये फॉर्मूले हम लोगों को लर्न करने हैं और उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है ये अभी हम लोग समझेंगे। कटवाने में अगर हम लोग बात करें तो एक फॉर्मूला है, सबसे नीचे से 2 लाइनें छोड़ के, इफ y इक्वल्स टू u ओवर v where u and v are the functions of x, जिसको हम क्वोशिएंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में इसका उपयोग बहुत कम होगा या होगा ही नहीं ऐसा मान लीजिए, मैथ्स में इसका उपयोग होगा। तो अभी आप लोग जब लर्न करने की बात करेंगे तो क्वोशिएंट फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, जिनके पास मैथ्स है उनको कर लेना चाहिए। लेकिन एक विडंबना यह है कि डिफरेंशिएशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो 12th में है, 11th में है ही नहीं आपके यहाँ मैथ्स में। इसलिए हमें पहले डिफरेंशिएशन यहाँ कराना पड़ रहा है कि हम किसी के भरोसे ना रहें। ओके, इसके बाद हम लोग बात करना चाहें तो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ax प्लस b टू दी पावर n, इसका भी यूज फिजिक्स में कंपैरेटिवली काफी कम होता है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 11, 4th लाइन में y इक्वल्स टू cot x, sec x, cos x, तीनों की जरूरत अभी हमें नहीं है, काट लीजिए। फिर उसके बाद में y इक्वल्स टू sin u where u is the function of x, ये फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना चाहिए, इससे अगले वाला भी तैयार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप सारे छोड़ सकते हैं, लास्ट वाला y इक्वल्स टू log a बेस x इक्वल्स टू 1 अपॉन x log a बेस e, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कुछ फॉर्मूले मैंने इसमें से पहले लिमिट करके लिख रखे थे, उसमें से कि 4-5 फॉर्मूले मैंने हटवा दिए। वो सिर्फ इसलिए हटवा दिए कि इनका फिजिक्स में या तो यूज होगा नहीं, अगर होगा तो लिमिटेड होगा, कहीं एक आध जगह पर होगा, और यूज भी पूरे 2 साल के अंदर होना है। तब तक तो हम मैथ्स में कुछ कर लेंगे, हमारा दिमाग भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पढ़ने की आदत भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो फिर तब बाद में याद कर लेंगे। लॉजिक नॉट इट? कहीं कोई दिक्कत?
चलिए, जहां तक समझने वाली बात है तो डिफरेंशिएशन के 2-3 फॉर्मूले हैं जिनमें समझने की या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, वो हम यहां अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के 8-10 क्वेश्चन आपको आज के असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आज ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कराने की कोशिश करेंगे, जो बचेंगे उनको अगली क्लास में करा लेंगे, लेकिन आप घर पे जाकर के इनको ट्राई जरूर करेंगे। अभी तो आजकल फ्री भी है ना, कोई खास काम घर पे है ही नहीं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इफ C इज कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट, तो dC ओवर dt, dC ओवर dx या dC ओवर dy, कुछ भी नीचे हो फर्क नहीं पड़ता। C कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, न ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा, न x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा, न y के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा। जब ये चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। जब मैं तोड़ ही नहीं सकता तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। समझ आ गई बात? अब अगर मान लीजिए मैं C की ही बात करता हूं और C जो है वो विद रेस्पेक्ट टू dl, लेंथ के रेस्पेक्ट में, या कोई और नाम दे देते हैं, चलो मैं यहां देता हूं एक्सेलरेशन, कोई भी नाम दे दिया मैंने। मान लीजिए C मेरा एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये 0 नहीं होगा। ये 0 तभी होगा जब ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया, इफ ए क्वांटिटी इज कांस्टेंट देन द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी इज 0। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब क्यों होगा ये बात भी समझ लें। ज्यादातर कोई नहीं समझाता, लेकिन हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। मैं यहां क्या करता हूं साहब, एक कर्व ले लेता हूं। ये वाला कर्व ले लिया, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। कौन सा कर्व है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब जरा यहां बात कीजिए आप इसके स्लोप की। स्लोप की बात करेंगे तो ये हो गया ना, ये एंगल थीटा मिल गया, बोलो। आप अब बात कीजिए यहां स्लोप की, यहां स्लोप की बात करेंगे तो ये स्लोप मिल गया ना थीटा, बोलो। नहीं, यही बात है। ये एक अलग बात है कि यहां एंगल मेजरमेंट में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं, अगर यहां भी एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो ये 90 प्लस में मिलेगा। 90 प्लस में मिलेगा तो ये नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में 90 से छोटा छोटा स्लोप मिल रहा है, इसलिए प्लस होगा। स्लोप दोनों है, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव स्लोप है, नीचे वाला नेगेटिव स्लोप है। एंगल बेशक मेरे को यहाँ पे छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये एंगल मेरे को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है, तो ये 90 प्लस का होगा। 90 प्लस का होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब जरा हम यहां बात करें, इस जगह पे बात करें पीक पे, या यहां बात करें पीक पे, कितना है स्लोप? बोलो। 0। कोई स्लोप नहीं है बेटा यहां, कोई नहीं। मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में tan थीटा मेरा कितना है? 0। मैं थीटा की बात करता हूं, tan थीटा बाद में निकालेंगे, पहले थीटा की बात करता हूं, दैट इज 0। थीटा के लिए क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस, दो चीजें होनी चाहिए, तब तो थीटा आता है मेरा। इसमें सिर्फ बेस है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, बोलो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये परपेंडिकुलर था, एंगल बड़ा था, परपेंडिकुलर छोटा हुआ, एंगल और छोटा हो गया, परपेंडिकुलर और छोटा हुआ, एंगल और छोटा हो गया, परपेंडिकुलर और छोटा हुआ, एंगल और छोटा हुआ, परपेंडिकुलर खत्म हो गया, एंगल कितना हो गया? खत्म हो गया, 0 हो गया, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हमने tan थीटा स्लोप को dy ओवर dt लिखा था, नहीं लिखा था, और थीटा है मेरा यहां 0। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप यहां पे क्या हो गया? 0, और dy ओवर dt क्या था? डिफरेंशिएशन था, तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यही तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि स्लोप जो है मेरा क्या है? 0। गॉट इट? यहां से एक बात और बहुत बढ़िया से निकल के आती है, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा।
एंड इट इज कॉल्ड मिनिमा। मिनिमा का मतलब छोटी से छोटी वैल्यू, नेगेटिव में इसलिए छोटी से छोटी हो गई। मैक्सिमा का मतलब पॉजिटिव बड़ी से बड़ी क्वांटिटी। इस पूरे में पूरे ग्राफ में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जो छोटा है उसको कहा मैंने मिनिमा और जो बड़ा है उसको मैंने कहा मैक्सिमा। एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकल गया है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई मैक्सिमम क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, आप क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर डाल दो, क्योंकि मैक्सिमम है, इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम तो है ही नहीं क्योंकि वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर फॉर मिनिमा। मिनिमा का मतलब इससे छोटी नहीं हो सकती और बड़ी है नहीं क्योंकि मिनिमा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, जीरो के बराबर डाल दो। तो जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट मिले तो सिंपल सा उसको डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर डालो, क्योंकि एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमा का मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मिनिमा का मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो। अब यहां जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं नो डाउट, अभी स्कूल शुरू नहीं हुए, उससे पहले आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपसे अच्छा बच्चा कौन हो सकता है। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं, अभी तो साइंस ही नहीं मिली जी हमें, अभी तो पता ही नहीं कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स साइंस लेंगे। तो नो डाउट ऑल ऑफ यू आर जीनियस, नो डाउट, बस आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है। ऑल ऑफ यू आर क्यूरियसिव। अभी तो सारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, आप देखिए जुलाई तक बच्चे आएंगे, नहीं समझे भाई, जब तक सीट्स फुल नहीं होती तब तक तो मोस्ट वेलकम है। सीट्स फुल हो गई तो अपने घर बैठो, फिर दूसरी जगह पढ़ो, ठीक है ना। फीस उतनी लगनी है जितनी आपकी लगी है, जुलाई में आओ तब भी यही लगनी है। तो होशियार कौन है, आप लोग हैं, आपसे अच्छा कौन हो सकता है, बोलो। जो सबसे पहले आगे बैठ गया वो सबसे होशियार है। बस कंसिस्टेंटली वर्क करना, जो कंसिस्टेंटली वर्क करेगा, रेगुलर काम करेगा, मजा आ जाएगा। और कितने दिन, कम से कम 2 साल, कम से कम है ये 2 साल, महीने 2 महीने 3 महीने की कोई बात नहीं है, पहले समझ लेना इस बात को। 2 साल के लिए आप लोगों को बिल्कुल कैसे चलना है, नाक की सीध में, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, नाक की सीध में चलना, ठीक। कहां पहुंचोगे, बहुत दूर पहुंच जाओगे। आईआईटी दूर नहीं है, एम्स दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। बशर्ते हम कैसे चले, एम्स को देख के और नाक की सीध पे एम्स की तरफ चलते चले जाए। डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट से छोटा भी कुछ होता है क्या, कुछ। और अगर हमारी भटक गई गर्दन, कभी हम लेफ्ट चले, कभी राइट चले, कभी कहीं चले, कभी कहीं चले, तो हो सकता है जिंदगी में एम्स हमें ना मिले, जिंदगी में हमें आईआईटी ना मिले, नहीं मिलेगी। फिर तो डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकती है। बोलो, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुड, चलिए। आप लोगों में से बुद्धिजीवी यानी सब के सब एक बात सोच सकते हैं कि साहब मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन भी जीरो है और मिनिमा का भी डिफरेंशिएशन जीरो है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये मैक्सिमा है कि ये मिनिमा है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब भी बताया, देखो आंसर क्या बताया, इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन इट इज मैक्सिमा, इफ स्लोप इज नेगेटिव देन इट मींस डजंट मैटर। ये बात हमने नोट्स में लिखी हुई है सबसे लास्ट में, जहां मैक्सिमा मिनिमा है। बट नोट्स अपने आप में तभी काम करेंगे जब आप यहाँ क्लास में अटेंशन रखेंगे, वरना तो ये नोट्स ले जा करके कोई भी घर पे बैठ के पढ़ लेता, नहीं समझे। तो आपको डेली का काम डेली करना है। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है, इसके क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं, क्या हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इफ y इक्वल्स टू cx, देखिए साहब, इफ y इक्वल्स टू cx को हम लोग कंसीडर करेंगे, y इक्वल्स टू cx और डिफरेंशिएशन किया है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में c कांस्टेंट है, तो मैं इसे लिखता हूं dy ओवर dx इक्वल्स टू c, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब जीरो नहीं होगा
क्योंकि सी के साथ में कुछ लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ लगा हुआ है। तो अब सी 0 नहीं लिखूंगा मैं, इसको सी यहां लिख दिया और x का मैंने डिफरेंशिएशन किया dx over dx, exactly dx over dx is 1, that is c। ठीक है, अब जरा अगली बात देखिए, मैं क्या कहता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू c। अब c कांस्टेंट नहीं है, c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x कांस्टेंट है, c मेरा वेरिएबल है c के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा मेरा dy over dc, that is equals to x is here constant and dc over dc, that is equals to x into 1। Are you getting this? तो यहां से दो बातें हम लोगों ने क्लियर करनी है। पहली बात तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x मेरा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इस पूरी क्वांटिटी को c के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा c वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। समझ आ गई बात? अब आप लोगों में से कोई बच्चा ये कहेगा कि साहब ये dc over dc 1 कैसे हुआ, dx over dx 1 कैसे हुआ, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अभी हम लोग वही फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फॉर्मूला है कौन सा, चौथे नंबर का। तीसरे नंबर वाला मैंने स्किप कर दिया एक तरीके से, ठीक, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं, 2-1 क्लास बाद डिस्कस कर लेंगे। मैं चौथे नंबर वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, dx to the power n over dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब x मेरा वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब x मेरा वेरिएबल है। ये होगा मेरे पास n x टू दी पावर n माइनस 1। याद करने का तरीका बड़ा आसान सा है, पुरानी पावर को आगे ले आओ और एक कम करके नई पावर बना दो। नहीं समझे? पुरानी पावर को आगे ले आओ और एक कम करके नई पावर बना दो, ये फॉर्मूला है मेरा। मैं यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, dx टू पावर 5 ओवर dx। सिंपल सा मैं लिखता हूं, आप लोग सोचिए, 5x 5 minus 1 that is 5x to power 4। बोलिए साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब जरा हम इसकी बात करेंगे, dx over dx, यहां कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर है? नहीं किया बात, अच्छा अचानक से पूछ लिया इसलिए डर गए। कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1। मैं क्या लिखूंगा, ये 1 तो आगे आ गया, x टू पावर 1 माइनस 1 एक कम करनी है ना मुझे, दैट इज 1 इंटू x टू पावर 0। व्हाट डू यू मीन बाय x टू पावर 0? कौन सी क्लास में पढ़ा था? 6 या 7 में पढ़ा था कि कुछ भी हो उसकी पावर अगर 0 है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज एसेंशियल फॉर अस। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, आपके घर में कोई भी छोटा भाई बहन है, 4वीं क्लास का, 5वीं क्लास का, 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, इवन 10वीं का, उसको पढ़ाना शुरू करो। पैसे भी बचेंगे, नहीं बचेंगे, और आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, स्पेशली मैथ पढ़ाना शुरू करो। 10th तक की पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, मैथ्स, और 11th ऑनवर्ड की पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, फिजिक्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके 10th तक अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर जीनियस। और 11th ऑनवर्ड आपके फिजिक्स में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर जीनियस। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट, ठीक। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब मैथमेटिक्स ठीक होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रांग होगा, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना शुरू करो। बाकी सब्जेक्ट पढ़ाओ मत पढ़ाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दो, चाहे वो किसी भी क्लास में है, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रोज, 15 मिनट रोज भी पढ़ाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ, लड़ाई होती है क्या छोटे भाई से? आपसे पूछना नहीं है, छोटा भाई कितना बड़ा है? 9th में, मजा आ गया?
ट्रांसफर कर दो हाथ से उसे, हैं? हाँ चलो अब देखो भाई यही तो हमने किया था यहाँ पे, dx over dx को 1 लिखा था, ये आ गया हमारा dx over dx 1 into 1 that is 1, it is not 11, 1 into 1 is 1, क्लियर है? अब जरा इसी की बात हम लोग फॉर्मूले की करते हैं, क्या करते हैं? मैं लिखता हूं यहां पे x टू पावर -1 dx टू पावर -1 over dx, हो सकता है पावर तो पावर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रिक्शन हो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास में -1 x टू पावर -1 एक कम करनी है ना मुझे, तो दैट इज -1 x टू पावर -2 यू में राइट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बात तो क्लियर हो गई, x टू पावर -2 का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते। अगर मान लीजिए आपके पास में है कोई अगला कॉन्सेप्ट dx टू पावर 1/2, इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था d स्क्वायर रूट x ओवर dx, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे, या इसको कोई लिख सकता था d ओवर dx 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का मतलब तो x टू पावर -1 है, उसी का तो डिफरेंशिएशन करके हम लोग यहां पे लेके आए हैं, बोलो दिमाग को जोर तो नहीं पड़ रहा ज्यादा, हाँ ज्यादा जोर पड़े तो पानी पी लेना, ठंडा है पीछे रखा है आप ही लोगों के लिए वो, चलो अभी तो फ्रूटी भी रखी है, ज्यादा जोर पड़े तो फ्रूटी पी लेना, dx टू पावर 1/2 ओवर dx, थिंग इज क्लियर? सीधा सीधा मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, x टू पावर 1/2 x टू पावर 1/2 -1, देखो पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम करके लिखा, ये क्या हो गया माइनस का 1/2 x टू पावर -1/2, इसका मतलब हो गया -1/2 अपॉन स्क्वायर रूट x, सब लोगों को बात समझ आ गई नहीं आई? -1/2 x जी x स्क्वायर 1/2 था तो -1/2 x स्क्वायर कहाँ, आपका ध्यान भटक गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया था ऊपर, ये रहा था बक्स के अंदर, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये वाला चल रहा था, यहाँ एरो भी लगा रखा है मेरा, तो सर वो x स्क्वायर 1/2 है ना, dx टू पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट x, इसको मैं आगे ले गया, अच्छा यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यों आ गया, हाँ ये बात आपकी ठीक है, ये पावर हमारी 1/2 है, तो यहाँ पावर हमारी 1/2 होगी, ये माइनस का साइन नहीं होगा, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ये माइनस का साइन, गुड वेरी गुड, वो एक्चुअल में हुआ ये, मैंने यहाँ पे लगाया बराबर का साइन, वो दोनों आपस में मिल गए और मैं उसे माइनस पढ़ गया, मैंने लिखा मैंने ही पढ़ा। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मगरमच्छ की कहानी किसी ने सुनी है? एक बंदर था, एक मगरमच्छ था, मगरमच्छ बंदर को खाने वाला था, ठीक है ना, तो बंदर ने क्या, मगरमच्छ ने क्या कहा, भाई आज तो पार्टी है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि बंदर थोड़ा चालाक था, होते ही है, ह्यूमन बीइंग से कुछ ही तो कम क्रोमोसोम्स कम है, बंदर में बहुत ज्यादा कम थोड़ी है, कहाँ मगरमच्छ, उसमें क्या है 2-4 क्रोमोसोम्स मुश्किल से, कहाँ बंदर, तो भाई ठीक है, मुंह फाड़ मैं आया। अब जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह फाड़ा, मगरमच्छ की आंखें बंद, जब मगरमच्छ मुंह फाड़ता है तो आंखें उसकी बंद हो जाती है, हो सकता है आपकी हो जाती है, करके देखो, देखो करके जल्दी से फाड़ो मुंह, नहीं फाड़ोगे क्यों, आज पेस्ट नहीं किया सुबह, चलो, तो जब मगरमच्छ मुंह फाड़ता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पढ़ाने वाले टीचर का होता है, आप आएंगे आपके साथ भी यही होगा, मैं हूं मेरे साथ होगा, मेरी 100% अटेंडेंस कहाँ है आप लोगों के फेस पे, मैं हर बच्चे के चेहरे को ये देख रहा हूं कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उसके समय में कितना आया। अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, किसी को नींद आ रही है, कोई झुक रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ अपने मेथड को बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन में चेंज करना होगा, ठीक, तो मेरी अटेंशन यहाँ कम यहाँ ज्यादा होती है, ठीक, और आपकी अटेंशन यहाँ होनी चाहिए जैसा कि अभी उस बच्चे ने बताया, एप्रिशिएटेबल, ठीक, इसी तरह से आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है,
अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत उसको पकड़ना। समझ आगे बात नहीं आई? मेरी अटेंशन कहाँ है? आप लोगों के ऊपर, और आपकी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? मेरे ऊपर या बोर्ड। आर यू गेटिंग? और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं समझे? और वो हुआ एक्चुअल में यही था, जब हम यहाँ से यहाँ बढ़े तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और वो इक्वल के साइन दोनों आपस में मिल गए तो मुझे झुकना पड़ा, व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो, और फिर उसको अगले स्टेप पे मैं माइनस पड़ गया और मैं माइनस लगाता चला गया, और ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब जब आप लोग अपना असाइनमेंट देखेंगे तो इस फॉर्मूले के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं, करने की कोशिश करनी है। नहीं होता घबराना नहीं है, वी विल डिस्कस इट, गॉट इट? एक दिन प्रोजेक्टर क्लास देंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस को करा देंगे, या बीच बीच में एक आध क्वेश्चन आप ऐसे पूछेंगे तो वैसे करा देंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर क्लास उस मसले में बड़ा ही हेल्पफुल है। जो हमारा एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम लोग सारा काम का होगा, 98% काम सारा प्रोजेक्टर से ही करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो सवा घंटे में हम कम से कम 4 घंटे का काम करते हैं। जब असाइनमेंट डिस्कस करते हैं एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर वैसे डिस्कस करने बैठे हैं सीबीएसई क्लास में, आप लोग देखेंगे एक क्लास में 6 या 7 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस हो ही नहीं पाते फिजिक्स के, कितना भी तेज कर लो आप, और प्रोजेक्टर की हेल्प से 40 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। रीजन क्या है? जो भी डायग्राम बनाना है, जो भी कुछ यहाँ पे लिखना है, वो सब कुछ ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड आ रहा है, बस आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। आपने पिछली क्लास में इस चीज को महसूस किया होगा। हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक दिन में खत्म कर दिया। हम लोगों ने एक जो दूसरा और कॉन्सेप्ट था, क्या था? ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले का। अगर हम एक एक फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते तो टाइम वेस्टिंग था, लिखे हुए तो हमने आपको दे ही रखे हैं, सिर्फ एक्सप्लेन ही तो करना था, नहीं समझे? तो एग्जैक्टली टूल्स जो है वो बड़े काम के होते हैं, ठीक? टूल अगर आइसोलेटेड है, अगर कई सारे टूल एक साथ में मिले हुए हैं तो मशीन, जस्ट लाइक ए साइकिल, कई सारे टूल्स एक साथ लगे हुए हैं उसमें, कितनी यूजफुल है, आपकी स्पीड बढ़ा देती है। मोटरसाइकिल में और ज्यादा लग गए और बढ़िया हो जाता है, कार में और ज्यादा हो गए और कंफर्टेबल हो गई। यही चीजें हमारी कहाँ टीचिंग मेथोडोलॉजी में, अगर हम लोग कई सारी चीजों को यूज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये प्रिंटेड नोट्स ना दूं, क्या होगा? जो भी मैं यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ फिर आप लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जो कॉपी आउट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका ज्यादा से ज्यादा 5वीं क्लास तक होना चाहिए। उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग पे हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ समझने और समझाने पे ध्यान देना है, बाकी सब लिखा हुआ हम आपको प्रोवाइड करिए। फिर भी आपको कोई नई चीज मिलती है, क्योंकि हर चीज, अब देखो मैंने बताया ना कि रन टाइम सिचुएशन पे हमें प्रोसीजर यहाँ चेंज करना होता है, समझ रहे? तो अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो आप अपने नोट्स के ऊपर ही उसको मेंशन कर दो। नोट्स तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास रहनी है, तो कोई भी नई चीज अगर आपको मिल रही है तो उसको उसी के ऊपर फटाफट नोट कर दो, ठीक? लेकिन ज्यादा ध्यान कहां देना है? समझने। चलिए लेट अस स्टार्ट। बात जो हम लोग कर रहे थे इसकी थर्ड फॉर्मूले की, y इक्वल्स टू सी यू, ध्यान से पढ़ेंगे, वेयर c इज कांस्टेंट एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक? तो ये हम एक तरीके से पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने किया है, यहाँ u की जगह पे x ले लिया है, जो फॉर्मूला है उसमें u दे रखा है, हमने यहाँ पे x ले लिया, तो c तो हमारा कांस्टेंट हो गया, dx ओवर dx लिखा। अगर मान लो मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, इसी फॉर्मूले को y इक्वल्स टू सी यू लिख लेता हूँ और इसको लिखता हूँ dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा c कांस्टेंट एंड दैट इज du ओवर dx। इसकी वैल्यू मेरे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एज छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक? इसको मैं क्या पढ़ूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। याद करो क्या पढ़ा था हमने? dw ओवर dt दैट इज इक्वल टू पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये भी मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। तो बहुत सारी चीजें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस उनको एक बार कंपेयर करके हमें रिकॉल करना है, रटना थोड़ी है। देखो फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूं, dw ओवर dt इक्वल्स टू p, क्या है ये? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है? वर्क। क्या कहलाता है? पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। एनी डाउट? कोई क्वांटिटी है तो ठीक है, नहीं तो बस इतना कह के छोड़ दिए। चलिए
इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो नो डाउट नेक्स्ट फॉर्मूला पहले दो ऊपर के फॉर्मूलों को जोड़ करके बनाने की कोशिश की गई है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, लेकिन फिर भी यहां दे रखा है छोटा सा ब्रीफ तो हम करना चाहेंगे। मैथमेटिक्स में पूरे 1.5-2 महीने तक आप लोगों का ये डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। जब आप करेंगे dy over dx that is equals to n(u(n-1) du over dx। ठीक, यहां इन्होंने क्या कहा है, where n is real number and u is the function of x। n तो मेरा रियल नंबर है और u क्या है, वो x का फंक्शन है। इसका मतलब x के साथ साथ चेंज होता है। ठीक, तो उस स्थिति में मेरे को क्या मिलेगा, ये तो वही पुराना फॉर्मूला लग गया, पुरानी पावर n एक कम कर दी। अब चूंकि u जो है मेरा फंक्शन था किसका, x का, इसलिए मैंने इसको लिखा du ओवर x। चलिए, इसके बाद में अगर कोई दो क्वांटिटी है, मान लीजिए u प्लस b है मेरा y के बराबर, मैं इसको dy ओवर dx करता हूं। इसका मतलब u भी मेरा वेरिएबल है x के रेस्पेक्ट में और v भी मेरा वेरिएबल है x के रेस्पेक्ट में। नहीं समझे? अगर ये कांस्टेंट होते तब तो 0 0 आना था। उसने दे भी रखा है फॉर्मूले में, if y equals to u plus v where u and v are both the function of x, यानी दोनों मेरे चेंज होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। I may simply write it du over dx plus dv over, प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो डजंट मैटर, ऐसे तो रहेगा। प्लस का है तो प्लस लगेगा, माइनस का है तो माइनस। गॉट इट? अब मान लीजिए मैं इसके बेसिस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे लेता हूं, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 दैट इज y। t है, मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, दैट इज dy ओवर dt equals to 3t square d over 3t square over dt plus d2t over dt plus d5 over dt। जहां प्लस आ रहा था सारे मैंने कर दिए। चलो, आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, मैं यहां एक माइनस कर देता हूं, दैट इज 3t स्क्वायर। t के साथ में 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो t मेरा बाहर आ गया, ये हो गया dt स्क्वायर ओवर dt माइनस 2 मेरा बाहर आ गया dt ओवर dt प्लस इसी स्टेप पे 5 इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो यू मे राइट हियर 0 सिंपली। यहां देखिए t कांस्टेंट था लेकिन वो t स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में था, तो मैं 3 को 0 नहीं लिख सकता, मैंने 3 बाहर ले लिया। लेकिन यहां पे t ऊपर है ही नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट रेट होगा। अब जरा देखिए, 3 तो अपनी जगह पे, t स्क्वायर एक जनरल सा फार्मूला x टू पावर n-1n दैट इज dxn ओवर dx, ये फार्मूला याद है ना, अभी तो कराया था। इस फार्मूले के बेसिस पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 t टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 t टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6t माइनस 2, क्या था, dy ओवर dt। y को अगर मैं यहां पे क्या कह दूं, डिस्प्लेसमेंट कह दूं, और t को मैं क्या कह दूं, टाइम कह दूं, तो ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई, ये भी वेलोसिटी हो गई। चलो पहले से लगाया, ये भी वेलोसिटी हो गई। एग्जैक्टली ये अगर डिस्प्लेसमेंट था तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आगे और भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv ओवर dt। सिंपली आई में राइट हियर d, v की वैल्यू क्या है, 6t माइनस का 2 ओवर dt, also you may write d6t over dt minus d2 over dt, simply you may write what,
6 dt ओवर dt। बोरिंग नहीं है, सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। अभी आप लोग 11th में हो, जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे स्टेप मिस करोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन अभी लिखने पड़ेंगे सारे स्टेप। माइनस का 0 बिकॉज ऑफ इट इज कांस्टेंट, सिंपली यू राइट 6 dt ओवर t 1, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, इट इज नॉट 61, इट इज, समझ में आ गई बात? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बिल्कुल इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इसमें असाइनमेंट में डाल रखे हैं। आई होप सो अब आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ub वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, प्रोडक्ट फॉर्मूला। जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? और जो बच्चे चाहते हैं नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के बेसिस पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप कोशिश कर सकते हैं एक बार, नहीं है तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे सेकंड लास्ट फॉर्मूले की। हटा देंगे सर, किसी को नोट तो नहीं करना बेटा? ओके, संडे मॉर्निंग 9:15 बजे सबको आना है, ये बात क्लियर है? हैं? 9:15, 9:15 का मतलब 9:15। ये सारे के सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले बच्चों को मिल जाते हैं, फिर आप भी बिजी हो जाते हैं, हम भी बिजी हो जाते हैं। y equals to fu and u equals to fx। देखने सुनने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ठीक, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं बड़ा आसान सा है। dy over dx equals to dy over du multiplied by du over dx। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया जी, सिंपल सा इसमें एक बार du से डिवाइड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया। नहीं समझे? dy over dx को अगर मैं एक बार du से डिवाइड कर दूं, एक बार du से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क थोड़ी है। du over du 1 हो गया ना, तो किसी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, डजंट मैटर, ठीक? नया फॉर्मूला बन गया। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी और एलोबरेट करते हैं। लास्ट फॉर्मूले की अभी खास जरूरत हम लोगों को नहीं है, बाकी आगे समझाना मुझे कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं जो आगे फॉर्मूले रखे हैं। जैसे sin x, sin का x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बस इतना समझाना है। sin x y equals to dy over dx, that is equals to d sin x over dx, here x and here x। now formula will valid। नहीं समझे? यहां अगर x की जगह पे थीटा होता तो ये फिर कुछ फॉर्मूला नहीं था, जीरो हो जाता, कांस्टेंट क्वांटिटी होती। यहां भी x है, यहां भी x है, तो अब ये फॉर्मूला है। यहां y होता, यहां भी y होता चलेगा, यहां t होता, यहां भी t होता चलेगा, यहां थीटा होता, यहां भी थीटा होता चलेगा। समझ आगे बात नहीं है? बस इतनी बात मेरे को समझानी है। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब पढ़ना मैथ्स में। नहीं समझे? हालांकि जरूरत मैथ्स में भी नहीं पड़ेगी आपको सीधे फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन फिर भी मैथ्स वाले सबके पास में टाइम होगा, 1.5-2 महीना लगाएंगे इसमें, तो आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। बिल्कुल इसी तरह से इफ y इक्वल्स टू cos x, मैं लिखता हूं dy ओवर dx, यानी यहां भी x है और यहां भी x है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, हैव डाउट? तो ये फॉर्मूले हैं, समझाने वाली बात मैंने समझा दी। sin x का, cos x का, tan x का तीनों याद करने हैं। cot x, sec x, cos x की जरूरत हम लोगों को अभी नहीं। इसके आगे जो हमारे पास हैं इनमें से 2-3 फॉर्मूले मुझे एक्सप्लेन करने हैं, वो फॉर्मूले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन की जो क्लास होगी नेक्स्ट, वो होगी आप लोगों का संडे में। नहीं, संडे में कुछ और करेंगे, मजेदार सी चीज करेंगे, ठीक है? तो वो क्लास होगी हम लोगों की मंडे में, ठीक? तो संडे में सुबह 9:15 बजे और मंडे में एज यूजुअल टाइम 6:45। अटेंडेंस के बाद आपका अच्छा वाला घर। मम्मी से जाके कहोगे मम्मी आज तो सोने में बहुत पढ़ा दिया, सॉरी
कोई देखना बाहर मेरे फाइल है क्या एक? रहने दो है। एक नए तो आप ही आए हैं ना, आज आपकी पहली क्लास है ना, आप अपना एक फॉर्म फिल कीजिए। फोटो सब लोगों को लगानी है, जो फोटो लाए हैं वो भी लगा के जाएंगे। आस्था जैन, अनुराग सिंह, आस्था बेटा आपकी फीस आ गई क्या? बाकी की नहीं है ये भी, तो बेटा सबमिट करो, आज तो लास्ट डेट थी, संडे में ले आना। अनुराग सिंह, अनुराग सिंह आपकी भी फीस नहीं आई ना? अच्छा ठीक है। निपुण शर्मा आपकी फीस आ गई? हार्दिक वशिष्ठ, नक्षत्र शर्मा, ऋषिका, चारू गौड़, आज 15 तारीख है 14? उत्कर्ष गोयल, बड़ा फीस सबमिट कराया होगी। आ गई? आपकी सिस्टर भी पढ़ती है ना यहाँ पे? ऋतिक गोयल, भवेश अग्रवाल। अच्छा आज आप ही की मम्मी का फोन आया था? है भवेश अग्रवाल। मान्या सिंह, ईशा गुप्ता, कुणाल, बड़ा फीस सबमिट करा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। शिवानी सागर, आयुषी शर्मा। ठीक है भाई, जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो रुक जाए, बाकी तो जा सकते हैं। कब है पेपर आपका? लास्ट वीक इस मंथ के में ना? चिंता ना करो आप, बिल्कुल चिंता ना करो, बस जो भी क्लास में हो रहा है उसको एक जगह नोट करते चले जाओ, ठीक है? अगर फिर भी ऐसा लगता है तो संडे में क्लास के बाद रुक जाना।